डिमांड इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा था और इसके आधार पे हम लोगों ने 5 टाइप्स की क्या करी थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपसे बोला था कि अगर आप लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग का बेस क्या है, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, आप साइंस बैकग्राउंड वाले हो, इवन आप आर्ट बैकग्राउंड वाले हो, बच्चे नहीं, आप लोग बड़े हो, तो आप लोग अगर आर्ट्स या आपका इकोनॉमिक्स का मतलब कॉमर्स का हो, आप आर्ट्स को साइंस के हो आप, और इकोनॉमिक्स नहीं आती आपको, तो मैंने इसे आपको क्या किया था, समझाया था थोड़ा सा। अभी मैंने बोला था क्या कि जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, क्या होती है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, तो ये अच्छा सा टॉपिक है। इसकी मैंने बोला था ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो कल आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ाई करी थी, एंड आज आप लोग करेंगे किसके बारे में, आज आप लोग पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड एक और मैं बताऊं कि इन दोनों के अलावा भी आपकी एक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इसको आप लोग बोलते हो कौन सी, आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अभी क्या है, आप लोग ने प्राइस समझ लिया, आपको समझ में आया कि जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसमें आपके क्या थे, आपके 5 प्रकार की या टाइप्स की आपकी क्या थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, जिसमें मैंने बोला था हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके रिलेटेड आप एग्जांपल्स भी पढ़ चुके हैं। हाँ, जब आप बात करेंगे किसकी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो पहले 2-4 टर्म्स हैं जिनको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। मैं एक्सप्लेन करूंगी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपका एक एक चीज़ लिखूंगी, लिखने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। जहाँ पे समझना होगा वहाँ पे मैं लिखवाऊंगी, तो आपका लिखा हुआ भूल जाओगे, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। खैर, जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वही वाला फॉर्मूला आप लोग क्या करोगे, EI से इसको रिप्रेजेंट कराता है, यानी कि इलास्टिसिटी है किसकी, इनकम की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इनकम। तो उसमें क्या होता है, आपका बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन आपका परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर, और माइनस आगे लगा लेंगे, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसके द्वारा जो खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, उनकी डिमांड में क्या परिवर्तन आता है, कि वो बढ़ जाती है, कि वो घट जाती है, कि वो न्यूट्रल रहती है, एज इट इज़ रहती है, ऐसी रहती है। तो आपको क्या करना है, आपने समझना है, बेसिकली यही फॉर्मूला है आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब इस इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आपकी क्या है, कुछ आपकी गुड्स जुड़ी होती हैं जिनके नाम बहुत साधारण से हैं, कुछ भी नहीं है उनमें। पहले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं ना हम लोग, देखिएगा भाई, आपका मैं नाम लूँगी एंड उन गुड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे एक होती हैं आपकी कौन सी, आपकी होती हैं सुपीरियर गुड्स। कौन सी? सुपीरियर गुड्स, ठीक। एक होती हैं आपकी इन्फीरियर गुड्स। कौन सी? इन्फीरियर गुड्स। एक होती हैं आपकी नॉर्मल गुड्स। कौन सी गुड्स? आपकी नॉर्मल गुड्स। एक होती हैं आपकी गिफिन गुड्स। कौन सी? आपकी गिफिन गुड्स, ठीक। एक होती है आपकी बोलेंगे इसको आप लोग क्या, इकोनॉमिक गुड्स, या इसी को अगर मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाऊं तो मैं इसको आपको क्वेश्चन पेपर आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से, उसके थ्रू बता दूंगी। तो गिफिन गुड्स हुई, देन आप लोग लिख सकते हो आपकी सप्लीमेंट्री गुड्स। कौन सी? सप्लीमेंट्री गुड्स। एंड आपकी कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी नॉट सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एंड लास्ट है आपका कौन सी? आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक। तो इनके बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो आप अपनी इनकम के आधार पे आप क्या कर सकते हो, इनके बारे में समझ सकते हो। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कौन सी गुड्स, आपकी सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर्स ऐसे ही समझ में आ रहा है, फिर से आप समझेंगे क्या कि जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में पढ़ाई थी तो मैंने बोला था कि पूरी की पूरी जो जनता होती है, जो देश होता है, किसी भी देश में आपके 3 कैटेगरी के क्या होते हैं, लोग रहते हैं। एक होता है आपका अपर क्लास, एक होता है आपका मिडिल क्लास, एंड एक होता है आपका कौन सा, आपका लोअर क्लास। तो इन सारे के सारे क्लासेस के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे आपकी गुड्स किस प्रकार की होती है। तो बेसिकली जब आप बात करेंगे किसका, आप अपर क्लास की बात करते हैं, तो अपर क्लास में आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपके पास कितना भी पैसा है, आप उस सामान की वो नहीं करते कि बहुत महंगा हो गया है, कम हो गया है, ठीक। तो ये अपर क्लास का काम होता है। अगर बात करेंगे सुपीरियर गुड्स की, तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दूंगी। सुपीरियर गुड्स जो होती हैं आपकी, वो वाली गुड्स होती हैं जिनमें होता है क्या कि
सिंपली आपकी वो अच्छा खासा जो बोलते हैं अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो लोग इसको इन तरीके की गुड्स को क्या करते हैं, ज़्यादा बाई करते हैं, परचेज करते हैं। कौन सी गुड्स को? सुपीरियर गुड्स को। अब इसकी जगह में आप लिख सकते हैं क्या, अगर मैं सिंपल, मैं हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं बोलूँ राइस के बारे में, किसके बारे में? राइस के बारे में। अब समझिएगा, राइस आपका मिडिल मैन भी खाता है, आपका लोअर क्लास का इंसान भी खाता है और अपर क्लास का इंसान भी खाता है। क्वालिटी में थोड़ा अंतर होता है, जो मीडियम क्लास का या मिडिल क्लास का जो इंसान होगा वो थोड़ी सी मध्यम वर्ग की या मध्यम आय के हिसाब से होता है, वो उस हिसाब से क्या करेगा, राइस खरीद लेगा। लेकिन आप बात करोगे सुपीरियर क्लास की, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपका बेसिकली बोलेंगे क्या कि महंगे से महंगा चावल भी वो लोग क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। और इन केस अगर उनकी इनकम में इंक्रीमेंट हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परचेज नहीं करेंगे उसी चावल को। समझ रहे हैं कि अगर हम लोग के साथ हुआ, मिडिल क्लास के साथ में क्या होता है, कोई चावल, मिडिल क्लास की बात करेंगे, अगर कोई चावल है, मान लीजिए कोई राइस है किसी प्रकार के, तो वो क्या होते हैं, वो आपका जो रेट है उनका 36 का है, ठीक, और आपका जो मिडिल क्लास है वो 20 रुपये पर केजी वाला आपका क्या कर रहा है, चावल ले रहा है। तो अगर वो 20 रुपये पर केजी वाला चावल मिडिल क्लास ले रहा है, 36 रुपये या 56 रुपये क्लास वाला सुपीरियर क्लास ले रहा है, एंड आपका राशन की दुकानों में मिलने वाला भी जो छोटा टूटा हुआ चावल होता है वो भी आपके लोअर क्लास के लिए बना हुआ होता है, तो करते क्या है, जब आप सुपीरियर क्लास की बात करते हैं, सुपीरियर गुड्स की बात करते हैं, तो ये वो वाली गुड्स होती हैं जो अपने आप में ही अच्छी खासी प्राइस को लग के चलती हैं, महंगी होती हैं, पहली चीज़। और ये महंगी चीज़ों को खरीदता है कौन, आपका अपर क्लास खरीदता है। लेकिन अगर इन्हीं महंगी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाए, कि आपका, हम लोग राइस खाते थे, अभी वही राइस अपर क्लास के लिए कितना था, ₹56 पर केजी था, ठीक, अभी क्या हुआ, 56 से बढ़ करके वो हो गया 70 पर केजी। तो ऐसा नहीं होता कि 70 पर केजी हो जाएगा, हालांकि ये सुपीरियर गुड है, लेकिन आपका जो अपर क्लास होगा वो इस चावल की क्वांटिटी को बढ़ाना चालू नहीं कर देगा, वो जितना खाता है वो उतना ही खाएगा। तो या आप बोल सकते हो, ये तो हो गया अपना डेली मील के हिसाब से मैंने बात कर ली। अगर बात करें किसकी, आपकी कार की, ठीक, अगर आपकी कार है और सुपीरियर क्लास के पास एक से बढ़कर एक कार है, तो मान लीजिए उसकी इनकम बढ़ जाए, तब भी उसकी इनकम बढ़ने के बाद भी वो क्या करेगा, अपने जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा उसी चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को खरीदने में नहीं वेस्ट करेगा। उसके पास है, वो सेटिस्फाइड है और वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेगा। अगर आप बहुत साधारण भाषा में समझना चाहें, अच्छी कीमत वाली, अच्छी क्वालिटी वाली जो चीज़ें होती हैं वो सुपीरियर क्लास के लोग यूज़ करते हैं, इसलिए उसको सुपीरियर गुड्स बोलते हैं। यदि बात करेंगे किसकी, आप बात करेंगे इन्फीरियर गुड्स की, तो इन्फीरियर गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं, चावल को ही ले लीजिए, आपका जो टूटा हुआ चावल था छोटा छोटा भागों में, तो आपका जो लोअर क्लास है, जो सबसे निम्न श्रेणी का जो ग्रुप है आपकी भारत में, तो वो जो रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ें लेते हैं। काम वही कर रहा है, चावल वही है, लेकिन उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली कैसी होगी, आपकी सुपीरियर गुड्स से कम अच्छी होगी। तो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, इवन आप लोग अगर सड़क में चल रहे हैं तो सड़क में जो बैठ करके ठेले होते हैं उसमें सामान बेचने वाले या उनसे सामान खरीदने वाले लोग भी आपके क्या हो जाते हैं, आपके सुपीरियर, इन्फीरियर हो जाते हैं, सुपीरियर नहीं होते हैं। सुपीरियर वाले बड़े बड़े मॉल्स में जाके खरीदते हैं, प्राइस भी अच्छे होते हैं और उसकी क्या होती है, क्वांटिटी भी एज इट इज़ रहती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं करते सुपीरियर गुड्स में, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स हो गई। नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे तो होती क्या है, ये नॉर्मल गुड्स आपकी इन्हीं चावल का देख लीजिए, आपका क्या था, अगर ये 56 केजी का चावल था और मान लीजिए किसी मिडिल क्लास इंसान की क्या होती है, सैलरी बढ़ जाती है। जब उसकी सैलरी बढ़ती है तो क्या करता है, वो अपनी जो अप्रोच है, वो 36 रुपये किलो का जो चावल ले रहा था उससे बढ़ा के वो कोशिश करेगा कितनी, 40 रुपीज़ पर केजी का चावल लेने की। समझ रहे हैं कि अगर उसकी सैलरी बढ़ गई, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ गई है और वो कैसा है, वो आपका नॉर्मल गुड खरीदने जा रहा है, सपोज वो नॉर्मल गुड आपकी कौन सी है, राइस है, तो अगर अभी तक वो 36 रुपये प्रति केजी का चावल ले रहा था, तो जैसे ही उनकी इनकम बढ़ेगी, जो मिडिल क्लास का लोग है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो 40 रुपये प्रति किलो वाला चावल क्या करेंगे, लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया इसमें नॉर्मल गुड्स में। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डेली लाइफ में प्रयोग की जाती हैं, और अगर उपभोक्ता के यानी कि कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीमेंट होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने ही चावल को, नॉर्मल चावल को ही थोड़ी ज़्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं। लेकिन जो आपके सुपीरियर क्लास की गुड्स होती हैं वो सुपीरियर वाले बढ़ाते नहीं हैं। प्राइस बढ़ गए, ठीक है, हम उतनी ही क्वांटिटी लेंगे जितनी हमें नीड होगी, उससे ज़्यादा हम क्वांटिटी नहीं लेंगे, ठीक है। अगर बात करी जाए गिफिन गुड्स की, गिफिन गुड्स कुछ उस प्रकार की या बोलेंगे आपकी बेसिकली इन्फीरियर गुड्स होती हैं, और ये इन्फीरियर गुड्स का क्या होता है, जब रेट बढ़ जाता है तो जो आपका लोअर, बेसिकली जो लोअर क्लास है आपके पूरी की पूरी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, या हम सभी लोगों में जो लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये बात है ये कि जब चावल के प्राइस थे कैसे थे आपके 5 रुपये पर केजी के हिसाब से आपकी जो राशन की दुकान में मिलने वाला चावल था, एकदम से क्या हुआ, वही 5 रुपये का चावल हो गया कितने रुपए का,
15 रुपये का, ठीक, 15 रुपये पर केजी का। तो आपका जो गिफ्ट गुड हुई उसमें क्या होगा कि क्योंकि अभी हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाने लगेगा, उनको लगता है कि जो चीज़ हम सस्ती खरीद रहे थे अगर वही चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं तो उनके हिसाब से उस गुड्स में क्या हो गया है, वो आपका एक तरीके से हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है कि भाई हमारे तो चावल की जो थैली आती है वो पहले 5 रुपये किलो आ जाती थी, अभी हम लोग 15 रुपये किलो का क्या कर रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं। तो स्पेशल काइंड की होती है इंफीरियर गुड्स जिनके साथ में आपका स्टेटस क्या हो जाता है, रिलीज होता है या रिलेटेड होता है ना। तो ये आपके क्या थे, कुछ टाइप थे किसके, आपके सुपीरियर, इन्फीरियर, नॉर्मल गुड्स। गिफ्ट गुड, नॉर्मल गुड्स बेसिकली हम लोग अपनी डेली टू डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। यदि बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो इसके एग्जाम्पल बहुत से आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जोड़े को चयन कीजिए, ठीक। तो आपने क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एक दूसरे को, यानी कि अगर एक चीज़ आप ले रहे हो तो उस एक चीज़ के लिए आपको दूसरी चीज़ लेना अनिवार्य है ही है, वो आपकी मजबूरी है कि आपको लेनी पड़ेगी। सपोज मैं क्या करूँ, मैं मार्कर लेके आऊँ लेकिन इस मार्कर में डालने के लिए इंक ना लेके आऊँ, है ना, तो ये मेरा मार्कर बेकार है। अगर मैंने क्या किया, मैं मार्कर भी लाई और मार्कर की बिक्री के साथ साथ में, मतलब जितनी सेलिंग आपकी मार्कर की होती है उतनी ही सेलिंग आपकी किसकी होती है, आपकी इंक की होती है, क्योंकि इंक को आप मार्कर में क्या करते हो, यूज़ करते हो। तो इंक के बिना मार्कर बेकार है। उसी तरीके से ठीक आप वो बोल सकते हो क्या, जब कॉम्प्लीमेंट करती हैं यानी कि आपकी कैसी हैं, पेट्रोल से चलती है गाड़ी, तो गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चलती। अगर किसी गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे तो आपके पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, यानी कि पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी। और अगर आपके पेट्रोल के दाम बोलेंगे क्या, अगर आप सिंपली देखेंगे कि मैंने बोला क्या, आपकी कौन सी गुड्स हैं, आपकी है पेट्रोल, क्या है आपका पेट्रोल, एंड इधर है आपकी क्या, कार। तो पेट्रोल की अगर प्राइस की बात करें एंड कार की हम लोग क्या करें, डिमांड की बात करें कि उसकी कितनी डिमांड हो रही है, तो यदि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यदि पेट्रोल के प्राइस पहले 10 रुपये थे और तब आप लोग के पास कितनी थी, आपके पास 5 कारें थी। जब पेट्रोल के प्राइस कितने थे, 10 रुपये थे, तो आपके पास 5 कारें थी, ठीक है। लेकिन जब आपके पेट्रोल के प्राइस 10 से बढ़ करके 20 हो गए तो आपकी डिमांड जो होती है रिगार्डिंग आपका क्या जो आपका कार होती है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि कारों को तो चलना ही पड़ेगा किससे, पेट्रोल से। ये सिर्फ समझने के लिए, इसको आप एज इट इज नहीं लिखेंगे। मैंने बोला क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जिनके बिना दूसरी चीज़ क्या है, अधूरी है। यानी कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं तो आपको पेट्रोल लेना ही लेना पड़ेगा। आप ब्रेड खरीद रहे हैं तो आपको ब्रेड के साथ में बटर की भी बिक्री होगी ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसकी एक्सेस में क्वांटिटी ले लेंगे, जितनी आप पहले लेते थे उतनी ही लेंगे, लेकिन उन दोनों को कंबाइन करके चलेंगे साथ में। एक दूसरे के बिना वो चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि आपका बैट एंड बॉल, अगर आपका बैट है और बैट को मारने के लिए बॉल है तो बॉल नहीं है तो आपका बैट हवा में थोड़ी हिलाना है। इवन हमें बॉल भी नहीं खेलनी, तो क्रिकेट कंप्लीट होता है जब उसमें बैट भी होते हैं, बॉल भी होते हैं, अदर चीज़ें भी होती हैं, वो सब हम लोग जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए है। खैर, ये समझ में आया। अगर बात करेंगे किसकी, सब्स्टिट्यूट की, तो आज मेरा क्या था, अगर मैं नॉर्मली होती तो मेरा मन है आज लिम्का पीने का, ठीक। लेकिन क्योंकि मेरे पास लिम्का नहीं है, लिम्का एक गुड्स है, एक प्रोडक्ट है, कि मेरा मन लिम्का पीने का था लेकिन मैं शॉप पे गई और वहाँ पे लिम्का नहीं है, तो मैं लिम्का के प्लेस पे और क्या चीज़ पी सकती हूँ, मैं ड्यू पी सकती हूँ, मैं 7 अप पी सकती हूँ। एटलीस्ट मुझे क्या है, मुझे वही चीज़ चाहिए कि मुझे ठंडक चाहिए, मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने लिम्का के प्लेस पे मैंने फेंटा पी लिया या कुछ भी पी लिया, ड्यू पी लिया, 7 अप पी लिया। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ करके नहीं चलती हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, यदि लिम्का के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिम्का को खरीदना बंद कर देंगे और उसके स्थान पे जो आने वाली उसकी सब्स्टिट्यूट गुड है यानी कि फेंटा है, उस फेंटा की मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। यानी कि लिम्का के प्राइस बढ़े बट फेंटा के प्राइस नहीं बढ़े हैं, एंड लिम्का के लिए फेंटा हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, तो हम लोग लिम्का के प्लेस पे क्या पीने लगेंगे, हम लोग फेंटा पीने लगेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो ये आपकी कुछ प्रकार की क्या थी, गुड्स थी। अभी क्या है आपकी, जो जैसे मैंने उसमें बोला था ना कि हाईली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड आपकी यूनिट इलास्टिक, तो ठीक आपकी जो टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, एंड उसका जो ग्राफ्स होते हैं उनको भी समझेंगे। समझ लीजिएगा। फिर से सुपीरियर गुड्स महंगी होती हैं, अच्छी या अपर क्लास के लोग और मिडिल, जो अपर मिडिल क्लास होता है वो भी क्या करता है, यूज़ करता है। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको आप लोग का क्या होता है, जो बहुत सस्ती होती हैं, सड़कों पे मिल जाती है, ठेलों पे मिल जाती हैं, एंड आपका जो लोअर क्लास का इंसान है, इवन मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास होता है वो भी खरीद लेता है क्योंकि उसको ज़रूरत होती है। देन अगर बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की, तो ये वो वाले गुड्स हैं जो मिडिल क्लास इंसान अपनी डेली टू डेली लाइफ में क्या करता है, खरीदता है। लेकिन अगर इन मिडिल क्लास लोगों के द्वारा खरीदी जाने वाली नॉर्मल गुड्स के प्राइस में क्या आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका और भी वो सामान लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, बात करेंगे गिफिन गुड्स की, तो ये एक प्रकार से इंफीरियर गुड्स का एक प्रकार है जिसके साथ आपका स्टेटस जुड़ गया हो। यानी कि एक चीप वस्तु होती है, एक चीप प्रोडक्ट होता है, अगर उसको लेने से आपको लगता है कि समाज में, मोहल्ले में, एरिया में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटस इनहेंस हो जाएगा, तो हम लोग उसी इंफीरियर गुड्स को हम लोग गिफिन गुड बोलने लगते हैं कि ये गिफिन गुड थी और हमारा क्या हो गया, स्टेटस बढ़ गया।
पहले कम प्राइस में खरीद रहे थे, अब हम पैसे वाले हो गए तो हम लोग उसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं, ज़्यादा पैसे दे के खरीद रहे हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए, स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए। ये थिंकिंग होती है लोगों की, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपको समझ में आया होगा कि जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, यानी कि उनके बिना एक दूसरे के काम नहीं चलेगा, जैसे कि आपका बैट एंड बॉल, जैसे कि आपका ब्रेड एंड बटर, जैसे कि आपका गाड़ी एंड पेट्रोल, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जैसे कि डामर और आपकी सड़क, अगर डामर नहीं होगा तो सड़क नहीं बनेगी ना, ऐसा मान सकते हैं। फिर अभी क्या है, आपने पढ़ना था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, माइनस परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन या परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन वाली, आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक होती है आपकी कौन सी, आपकी होती है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सी होती है आपकी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ लिखना नहीं है, आपने सिर्फ समझना है। एंड आपको अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। बाकी मैं क्या करूँगी, मैं आपका एसटी कराऊंगी आज। एसटी क्या, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, तो वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी, पीडीएफ में मिलेंगे, आप उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं ना। देन आपका क्या होती है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी के बाद में आपकी होती है पॉजिटिव। कौन सी वाली, आपकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। जब इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं, एक होती है आपकी इनकम एंड दूसरी होती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता। यहाँ पे सारा का सारा फोकस होता है जो अर्निंग्स होती हैं, जो इनकम होती है उनके ऊपर। तो यानी कि आप इनकम लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, कहाँ पे, आपका जब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। जो थर्ड टाइप का है, अगर जीरो है, अगर आपका पॉजिटिव है, तो आपका जो थर्ड टाइप है उसको आप बोलोगे आपकी कौन सी, आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सी, आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हम लोग वैसे ही क्या करते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब आप बात करते हो किसकी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसी को पहले समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ, ग्राफ को देखिएगा, समझिएगा, ठीक। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इस साइड हम लोग ने क्या लिख लिया, इनकम। क्या कर दिया हम लोगों ने, इधर इनकम कर दिया, इनकम, ठीक। एंड इधर हम लोग ने क्या किया, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे तो उसमें आप लोगों ने यहाँ पे प्राइस रखे थे, लेकिन जब आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पे आपकी इनकम रखेंगे। तो है क्या इसमें, जब आप बात करते हैं किसकी, आपकी जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे बेसिकली आपकी इनकम तो बढ़ती है लेकिन डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो आप बोलोगे क्या कि पहले आपकी जो इनकम थी वो कितनी थी, आपकी 10,000 रुपये थी, ठीक। जब आपकी इनकम 10,000 रुपये थी तो सपोज करिए आप लोग क्या करते थे, आप लोग इस मार्कर को नहीं लूँगी मैं, आप लोग को समझती हूँ पिलो कवर, ठीक। आपके जो घर में या बेडशीट ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आपकी इनकम 10,000 की थी तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग जो बेडशीट होती है उस बेडशीट को आप लोग लेते थे, कितनी यूनिट्स उसकी, 25 यूनिट्स लेते थे, ठीक। लेकिन जैसे ही आपका क्या हुआ, आपकी इनकम 10,000 से बढ़ करके हो गई क्या, आपकी 20,000, कितनी हो गई, 20,000। तो 20,000 लेने के बाद भी आप लोगों ने क्या किया, आपकी डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ होगी, समझ रहे। जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था, जब मेरा यहाँ पे प्राइस था एंड यहाँ पे क्या था, डिमांड थी, तो मैंने बोला था परफेक्टली इनइलास्टिक क्या थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, यानी कि डिमांड में क्या हो रहा था, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था। और मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें आएंगी, एग्जैक्टली यहाँ पे भी कौन सी आएंगी, आपकी जो मेडिसिन होती हैं, आपका जो सॉल्ट होता है, वो भी आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। कि मान लीजिए आपकी क्या हुई, आपकी इनकम पहले 10,000 थी, अभी इनकम आपकी कितनी हो गई, अभी आपकी इनकम 20,000 रुपये हो गई, तो 10,000 का चेंज आया है कि नहीं, तो ठीक। और आपकी जो इलास्टिक क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी अभी भी कैसी है, वैसे ही रिमेन रहती है। तो अगर आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन आप क्या नहीं करोगे, आप डिमांड नहीं बढ़ाओगे आपकी मेडिसिन का, आपके सॉल्ट का, तो आप इसमें क्या करोगे, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो आपका क्या, आपकी मेडिसिन एंड आपका सॉल्ट, ठीक। और अगर फॉर्मूले पे रखेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा भाई, आपका क्या था, माइनस
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है, जीरो है, अपॉन आपका चेंज इन प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में 10,000 का क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है, ठीक। तो माइनस को तो हटा देते हैं क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है नीचे वाले ऊपर वाले से, ठीक है। माइनस आप भूल ही जाइए कि आएगा, माइनस नहीं आएगा, लेकिन आपका जीरो से अगर आपको जीरो को आप डिवाइड करेंगे 10,000 से तो आपका आंसर कितना आएगा, जीरो। तो अल्टीमेटली जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, कौन सी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उसमें जो डिमांड होती है, क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कैसे जीरो होती है। एंड इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EI से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EI से। तो जब आपकी जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी तो आपके प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, आपकी मेडिसिन होगी, आपकी सॉल्ट होगी, वो चीज़ें जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे घर में नमक भर लिया या पूरे घर में मेडिसिन ही भर ली, है ना। तो ये चीज़ उसके ऊपर निर्भर करती है, किसमें, आपका जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। बहुत इजी है, आपका वहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्या है, इनकम है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद भी घर में पढ़ने की नीड है। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, उसके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ ताकि आपका और भी ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, है ना। देखिएगा भाई, जो सेकेंड है आपकी कौन सी, आपकी है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसी है आपकी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ग्राफ कुछ अलग बनता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे आपकी क्या थी, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी, एंड इस दिशा में क्या था आपका, फिर से मैं बता दूं, आपकी इनकम थी, क्योंकि सारा का सारा काम क्या हो रहा है, इनकम पे ऊपर हो रहा है। तो बोलते हैं क्या कि जब आपकी इनकम कितनी थी, अब आपकी जब इनकम आपकी थी 10,000 रुपये, कितनी थी आपकी, 10,000 रुपये थी, तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग ले लेते थे किसके, अगर आपके नॉर्मल इंसानों की बात करें, जिनका क्या होता है कि जिनके लिए आपकी सुपीरियर गुड्स, अगर हम लोग की बात करेंगे सुपीरियर गुड्स क्या होगी, आपका सपोज करिए गोल्ड, ठीक। तो मैंने बोला क्या, जो आपका गोल्ड होता है ये आपका रोज रोज नहीं लिया जाता है, इंसान लाइफ में कभी कभी लेता है, किसी न किसी ओकेजन पर लेता है। तो आपने क्या किया, आपने गोल्ड ले लिया, ठीक। तो इधर क्या लिया आपने, गोल्ड लिया, और वो भी कितने यूनिट ले लिया आपने बोला कि एक ग्राम, ठीक, 1 ग्राम क्या कर लिया आपने, सोना ले लिया, ठीक। जब आपकी इनकम कितनी थी, 10,000 थी। अभी क्या हुआ, आपकी इनकम 10,000 से बढ़कर के कितनी हो गई, 20,000 रुपये हो गई। कितनी हो गई आपकी इनकम, 20,000 रुपये हो गई। तो जब इनकम बढ़ेगी तो आपका जो सुपीरियर गुड्स होती हैं उनकी डिमांड भी क्या होती है, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है। तो कितनी बढ़ जाएगी, मान लीजिए आप 1 ग्राम लेते थे, तो अभी आप लोग क्या करने लगेंगे, आप लोग 2 ग्राम लेने लगेंगे। कितना लेने लगेंगे आप लोग, 2 ग्राम गोल्ड लेने लगेंगे। तो यहाँ पे जब आप स्लोप देखोगे या कर्व देखोगे तो कैसा जा रहा है, ये आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एंड आपका कैसा हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक। तो ये अपवर्ड जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा। तो ये क्या है आपका, ये आपका है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर इसको आप लोग फॉर्मूला में रख के करेंगे तो आप देखेंगे क्या, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है आपका, प्राइस निकल आ जाएगा, अपॉन आपका परसेंटेज चेंज इन क्या है, आपकी डिमांड। तो आप सिंपली करोगे इसको, कैसा आपका आएगा, 1 ग्राम सोना है तो इसको आप लोग बढ़ा करके, चलिए 1 ग्राम ही सोना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, चेंज आएगा, 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 1 ग्राम आ जाएगा, ठीक। परसेंटेज चेंज हुआ था, या अगर आपको बहुत परसेंटेज से ही निकालना है तो आपका क्या निकालना, पहले कितना था, 1 था, ठीक। परसेंटेज चेंज हुआ, माइनस क्या किया, 2 किया, और ये आंसर आएगा आपका, माइनस पहले से बाहर लगा हुआ था। परसेंटेज चेंज थी कितनी, 1 थी, और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 थी, 1 से बढ़कर कितनी हो गई, 2 हो गई, कितनी बड़ी, 1 बड़ी। तो आपका 1 से शुरू हुई है ना, तो इंटू मल्टीप्लाई किया बाई 10 अपॉन, आपका प्राइस कितना था, पहले 10,000 था, अभी कितना हो गया प्राइस आपका, 20,000 रुपये हो गया है। तो आपका ये जो 10,000 है, माइनस हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो 10,000 है, पहले 10,000 था और अभी कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो आपका 10,000 अपॉन 100 आ गया, क्या आ गया, 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 आ गया। तो आपने 100 तो यहाँ से कैंसिल आउट किया, एंड 100 यहाँ से कैंसिल आउट किया, तो बचा यहाँ पे कितना, 1 बचा, एंड 1 कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ये डिजिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके परसेंटेज निकालने की टेक्निक पे डिपेंड करता है। जो आपकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है, आपकी 0 हो सकती है, एंड आपकी इसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, बढ़ती जाती है, ठीक। तो इतना समझ में आया कि जब आपकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उसमें जो आपका स्लोप होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, स्लोप बना रहा है, तो इस तरीके से होता है, ठीक। अगर बात करेंगे किसकी, आपकी बात करेंगे
परसेंटेज चेंज होता है ना, तो जो चीज़ कटनी होती है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उससे आप लोग क्या कर लेते हो, कट कर लेते हो। अगर बात करेंगे किसकी, आपकी किसकी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे चेंज हो रहा था किसमें, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में, एंड यहाँ पे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कटौती हो जाएगी। जैसे कि फिर से यहाँ पे क्या है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, क्या है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, एंड इधर आपकी क्या है, फिर से आपकी इनकम है। ये y एक्सेस है एंड ये आपका कौन सा एक्सेस है, x एक्सेस है। यहाँ पे मिड पॉइंट 0 है। तो हम लोग जब 0 से स्टार्ट करते हैं इनकम पे पहुँचते, तो मान लीजिए कि पहले हमारी इनकम जो थी कितनी थी, हमारी इनकम थी 5,000 रुपये। कितनी थी, 5,000 रुपये। जब हमारी इनकम 5,000 रुपये थी तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसी प्रोडक्ट की ले लेते थे 25 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स ले लेते, 25 यूनिट ले लेते। लेकिन जैसे हमारी सैलरी बढ़ करके 5,000 से कितनी हो गई, 10,000, या इनकम 10,000 रुपये हमारी हो गई, तो हम लोगों ने क्या किया, जो 25 यूनिट लेते थे उसको हम लोगों ने लेना क्या कर दिया, कम कर दिया। और अब हम लोग कितनी यूनिट ले रहे हैं, हम लोग 20 यूनिट ले रहे हैं। कितनी यूनिट्स ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो ग्राफ बन के आ रहा है, या आप बोलोगे जो आपका वक्र बन के आ रहा है, वो आपका कैसा है, आपका लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नॉट अपवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ जा रहा है। एंड इसमें अगर आप बोलोगे क्या कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो आपने क्या किया था, आपने जब इसकी बात करी थी यानी कि जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसमें आप लोगों ने मेडिसिन को लिया था। क्या लिया था, आपने मेडिसिन लिया था, एंड मेडिसिन के साथ साथ में आपने लिया था क्या, आपका सॉल्ट। लेकिन जब बात करते हैं आपकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपने वो सारी की सारी क्या होती हैं, जो सुपीरियर गुड्स होती हैं, या बोलेंगे जो लग्जरी आइटम होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे किसकी, आपकी इस वाले ग्राफ की, यानी कि जो आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो इसमें आपकी कौन सी गुड्स आती हैं, आपकी इन्फीरियर गुड्स आती हैं। कौन सी आती हैं, आपकी इन्फीरियर गुड्स आती हैं। मतलब अब हमारी क्या हो गई है, हमारी सैलरी पहले से बढ़ गई है, तो अब हम एक खरीदने के लिए एबल है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 25 नहीं खरीदेंगे उन यूनिट को, हम कम करके कितना कर देंगे, हम 20 यूनिट ही खरीदेंगे, इससे ज़्यादा यूनिट्स हम लोग नहीं खरीदेंगे। कब, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, आपकी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इन्फीरियर गुड्स के बारे में मैंने बोला है, इंसान की सैलरी बढ़ने के साथ साथ में उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है, उसका स्टेटस बढ़ता है, वो चीज़ों को खरीदने लगता है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया किसके बारे में, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के बारे में, जो कि आपकी किसमें थी, आपकी इन्फीरियर गुड्स में थी। अगर इन्हीं इन्फीरियर गुड्स की जगह में आपकी क्या आ जाती हैं, आपकी गिफन गुड्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, आपकी गिफन गुड्स आ जाती, तब आप लोग क्या करते हैं, देखिए गिफन गुड्स में होता क्या है, आपकी मैंने बोला ये काइंड एक प्रकार की कैसी होती है, इन्फीरियर गुड होती है। लेकिन जब हमारी क्या होती है, सैलरी पहले से बढ़ जाती है, तो हम लोग इन्हीं गिवन गुड्स को, जो कि इन्फीरियर गुड्स होती हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी पहले 25 से अभी हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी कि जब हमारी क्या होती है, इनकम बढ़ जाती है आपकी, और आप लोग क्या करते हो, आप लोग कुछ विशेष प्रकार की जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं, जिनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं, जरा से भी बढ़े तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी मात्रा को ज़्यादा खरीदने लगेंगे। किसमें, आपके गिफन गुड में। तो आपने ये समझा क्या, जो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो आपकी 3 प्रकार की होती है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड आपकी कौन सी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इतना समझ में आया, अभी बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। सिर्फ इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। देखिएगा, जब बात करते हैं किसकी, आपकी नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, देखिएगा क्रॉस की बात हो रही है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, देखिएगा भाई, ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इसमें क्या होता है, सिंपल। अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम जब एक ग्राफ बनाते थे, तो ये जो हमारा ग्राफ होता था, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे को, या एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जनरेट करता था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी की, तो आप 2 तरीके से समझेंगे। ठीक, जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इसको आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 2 तरीके से समझेंगे। जैसे कि एक तरफ आपकी होगी, यहाँ पे आप लिख देते हैं आपकी क्या, यहाँ पे लिख देते हैं आपकी टी यानी कि चाय, और यहाँ पे लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ क्या, टी, 0 एक्स एक्सिस पे, एंड वाई है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा आपकी प्राइस ऑफ
आपका एक तरफ डिमांड है, एक तरफ प्राइस है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं हो रही है, ये प्राइस है और आपकी जो एक तरफ जो चीज़ है उसको आपने लिखा क्या, आपकी कॉफ़ी। तो एक तरफ चाय थी हमारी और एक तरफ हमारी थी कॉफ़ी। यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही में आ जाएंगी, यानी कि पहले हम लोग सिंगल प्रोडक्ट लेते थे, अभी हम लोग मल्टीपल नहीं, आपके दो प्रोडक्ट लेंगे, किसमें, आपके एक ही ग्राफ में। तो आपने देखा क्या, जब हमारी जो प्राइस ऑफ कॉफ़ी था पहले कितना था, हमारी प्राइस था कॉफ़ी का 25 रुपये। कितना था आपका 25 रुपये। जब 25 रुपये की कॉफ़ी मिलती थी तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग चाय की 30 यूनिट्स खरीद लेते थे। कितनी यूनिट खरीदते थे, यानी कि 30 कप चाय हम लोग पी लेते थे 25 रुपये होने पर कॉफ़ी के। कितने, 25 रुपये। अब अभी क्या होता है, जब आपकी इसी कॉफ़ी के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ करके हो जाते हैं 30 रुपये। कितने हो जाते हैं, 30 रुपये। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इतनी महंगी कॉफ़ी क्यों पिए जब हमारे पास क्या है, चाय भी है, जो कि उसका क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्राइस को बढ़ा करके, उस क्वांटिटी को बढ़ा करके 30 रुपये के कॉफ़ी के प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 60 या 50 यूनिट्स हम लोगों ने क्या कर दिया, टी की पीना चालू कर दिया। अभी तक 30 पीते थे, लेकिन क्योंकि अब हम कॉफ़ी नहीं पियेंगे, हम क्या पियेंगे, चाय पियेंगे, क्योंकि कॉफ़ी कैसी हो गई, महंगी हो गई, पहले से उसके रेट 5 रुपये बढ़ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉफ़ी पियेंगे एंड हम लोग टी पियेंगे और टी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनता है फिर से वो कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि अपवर्ड होता है आपका, नीचे की तरफ नहीं जा रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो आपको ये केस समझ में आया होगा कि जब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि आप लोग दो अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक चार्ट पे रिप्रेजेंट करते हो। आपका नीचे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड रहता है, ऊपर हमेशा प्राइस रहता है, और इन दोनों में जो कि आपकी क्या है, आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कौन सी हैं आपकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। यानी कि अगर चाय के दाम प्राइस कॉफ़ी के दाम बढ़ जाएंगे तो आपकी चाय की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कॉफ़ी के दाम जो है घट जाते हैं तो आपकी चाय की डिमांड कैसी हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि अब कॉफ़ी सस्ती होगी तो सब लोग कॉफ़ी खरीदेंगे, चाय नहीं पियेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का। अब सब्स्टिट्यूट यहाँ पे समझ में आ गया, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग लिख देते हैं क्या, आपकी प्राइस ऑफ पेट्रोल। किसके प्राइस, आपके पेट्रोल के प्राइस। कौन से एक्सेस पे, आपके वाई एक्सेस पे। एंड एक्स एक्सेस पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका कार क्वांटिटी डिमांडेड। या आप एक काम करिए, यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटी डिमांडेड किसकी, आपकी पेट्रोल की। किसकी, पेट्रोल की। एंड इधर आप लोग क्या कर देते हो, इधर आप लोग कर देते हो व्हीकल्स, यानी कि कोई भी गाड़ी हो उसका। ठीक, अब आपको पता है कि गाड़ियां बेकार है यदि उसके पास क्या नहीं है, फ्यूल नहीं है। लेट हम लोग ने माना है क्या कि जो फ्यूल है आपका पेट्रोल है, पेट्रोल से ही सारी गाड़ियां चलनी है। तो होता क्या है कि जब प्राइस होते हैं किसके, व्हीकल के, जो प्राइस होते हैं व्हीकल के जब बढ़ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि कौन से गुड्स हैं ये लोग, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसी है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर प्राइस किसके बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, या प्राइस बढ़ रहे हैं किसके, गाड़ी के बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो पेट्रोल की डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। कैसी हो जाएगी, आपकी घट जाएगी। यानी कि पहले जो आपकी गाड़ियाँ थी वो आपकी 25 रुपये की मिल रही थी, 25 रुपये मांग रही छोटी वाली कार, ठीक है, 25 रुपये की थी। तब हम लोग क्या करते थे, आपका पेट्रोल यूज़ करते थे, जब 25 रुपये की कार थी तो हम लोग पेट्रोल यूज़ करते थे कितना, 40 यूनिट्स। कितना यूनिट्स, यानी कि 40 यूनिट्स हम लोग पेट्रोल यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही आपके पेट्रोल की यानी कि गाड़ी के दाम 25 से होकर के कितने हो गए, आपकी गाड़ी के दाम हो गए 25 से होकर के 50, तो आपने क्या किया, आपने पेट्रोल खरीदना कम कर दिया और अब आपने क्या किया, आपने 20 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल खरीदना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है। यहाँ पे कैसा था आपका, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग था, और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कौन सा मैप, आपका इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर एक के दाम बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, एक के दाम और भी ज़्यादा बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे किसमें, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ गाड़ियाँ महंगी मिलने लगी हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पेट्रोल कम कर देंगे। ठीक, या पेट्रोल जब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, हमारे पास फ्यूल ही नहीं होगा, तो हम लोग गाड़ी की डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये दोनों इंटरचेंज होते हैं एंड इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। एंड यहाँ पे कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है किसमें, आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स में एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आप लोग करेंगे। हाँ ठीक है भाई। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग समझ लेंगे कैसा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड क्रॉस इलास्टिसिटी किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बाद में आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब मैं एक एक क्वेश्चन बोलूँगी। तो मेरे पास टोटल आपके कितने 25 क्वेश्चन हैं। ठीक, इन 25 क्वेश्चन को आपके पास PDF मिलेगी, मैं आपको समझा देती हूँ फिर से बोल करके। ठीक है, देखिए मैं इसको हटा रही हूँ, समझिएगा।
आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स के हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करनी है, जिसमें आपको सिर्फ समझना है। अगर आपने समझ लिया चीज़ों को अच्छी तरीके से तो आपको थ्योरी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, मैं धीरे से बोलूँगी, सब लोग सुनने की कोशिश करिएगा। बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन में कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व इज नोन एज, ठीक, कैसा है जो आपका मूवमेंट है वो आपका सेम डिमांड कर्व के साथ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इज नोन एज क्या होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सेकेंड है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड फोर्थ है आपका इंक्रीज ऑफ सप्लाई। तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड थी एंड यहाँ पे क्या थे आपके प्राइस थे, और आपका क्या हुआ था, मान लीजिए आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, तो बेसिक रूल को अगर हम लोग फॉलो करें तो हमारी किसी भी चीज़ की पहले कीमत कितनी थी, 20 रुपये थी, जब हम लोग उसकी क्या करते थे, 10 यूनिट्स खरीदते थे। या बोलेंगे जब 20 रुपये थी हमारी प्रोडक्ट की कीमत, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसकी 30 यूनिट्स 40 यूनिट्स खरीद ली, ठीक। और जैसे ही क्या हुआ उसके दाम बढ़ के कितने हो गए आपके, 20 से बढ़ करके हो गए आपके 40, तो आपने क्या कर दिया, क्वांटिटी कितनी कर दी, 20 कर दी। तो आप देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, तो आपका कैसा हो जाएगा, इसी की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो आपका कैसा हो जाएगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी आपकी क्या डिमांड, क्या हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मूवमेंट जब आपका सेम साइड में होता है तो आपकी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है आपकी क्या डिमांड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था। देन है आपका क्या कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड, when there is a change in demand leading to a shift of demand curve to the right at the same price as before, the quantity demanded will be, फिर समझिएगा कि यदि मांग में परिवर्तन के कारण क्या हुआ है, मांग में परिवर्तन हुआ है, मांग में परिवर्तन के कारण जो मांग वक्र है यानी कि डिमांड कर्व है वो क्या हो गया है, दाईं ओर पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा क्या होती है, ठीक। फिर से देखिएगा, समझिएगा अभी क्या बोल रहा है इसमें, देखिए भाई शीट में ले लेती हूँ हाथ में, बार बार क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है आपका क्या कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड लीडिंग टू अ शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट, आपका क्या हो रहा है, आपका ये राइट है, ये लेफ्ट है, आपको पता है, एंड यहाँ पे आपके प्राइस होते हैं, यहाँ पे फिर से आपकी क्या होती है, आपकी क्यूडी होती है यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड होती है। और आपका बोल रहा है क्या कि यदि मांग में परिवर्तन, पहले मांग कितनी थी आपकी 20 थी, एंड अभी क्या हो गई है, पहले जब आपके दाम कितने थे, आपके दाम थे 40 रुपये, तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग किसी प्रोडक्ट की 20 यूनिट खरीद लेते थे। अभी आपके दाम कितने हो गए हैं, आपके दाम हो गए हैं 20 रुपये, तो आपकी जो डिमांड है उसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी कितनी हो गई 40। और इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड लीडिंग टू अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, अब डिमांड कर्व किधर जा रहा है आपका, राइट की तरफ जा रहा है, कर्व टू द राइट एट द सेम प्राइस एज बिफोर। अच्छा, इसमें प्राइस सेम है यानी कि ये कैसा हो जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा। फिर से देखिएगा, देखिए प्राइस आपके 20 ही है, लेकिन आपका क्या हो गया, डिमांड पहले 20 खरीदते थे, अब आप क्या करने लगे, 40 खरीदने लगे। तब उसमें आपका क्या होता है, द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांगी की गई मात्रा है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज ही होगी। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है पहले से, है ना, यानी कि आपकी सेम तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपकी डिमांड क्या होगी, डिमांड इसी एक्सेस पे है ना, तो डिमांड आपकी कैसी हो रही है, बढ़ती चली जा रही है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सिंपल सा है, एक दो बार ग्राफ बना के जरूर देखिएगा सब लोग, अभी ऑफलाइन होते तो मैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर कर पाती। खैर अभी देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बीइंग ग्रेटर देन 1 द कमोडिटी मस्ट बी। अभी बताया था आपका कि जब आपकी क्या होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, आपने क्या किया, फिर से यहाँ पे आपकी बार इनकम आ गई है, यहाँ पे आपकी क्या आ गई, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड आ गई, एंड बोल रहे हैं क्या, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो EI है, क्या है आपकी EI है वो ज़्यादा है किससे, 1 से, यानी कि कैसी है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है तो आप ये कौन सी चीज़ें खरीदते हैं, यानी कि आप कैसी चीज़ें खरीदेंगे, आप लोग खरीदेंगे सारी की सारी लग्जरी गुड्स। कौन सी, लग्जरी गुड्स, यानी कि जितनी भी विलासिता की वस्तुएं होती हैं आपकी, कब, जब आपकी पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग सारी की सारी लग्जरी गुड्स को लेते हो, और क्योंकि लग्जरी गुड्स को आप लोग क्या बोल सकते हो, आप सुपीरियर भी बोल सकते हो। कैसा बोल सकते हो, सुपीरियर गुड्स भी बोलते हो। तो आप बोलोगे क्या, in case of positive income elasticity of demand, in case of positive income elasticity of demand, example would be what, आपके सुपीरियर गुड्स। कैसे होंगे आपके एग्जाम्पल, सुपीरियर गुड के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, ग्राफ जरूर बनाइएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है क्या
कि इफ द प्राइस ऑफ एन इन्फीरियर गुड्स फॉल्स, यानी कि जो आपकी इन्फीरियर गुड्स होती है, जो उसके प्राइस हैं, सपोज कर लीजिए पहले आपकी इन्फीरियर गुड आपको 10 रुपये मिलती थी, अभी कितने की मिल रही है, 5 की मिल रही है। यहाँ पे आपने क्या किया है, प्राइस किया है, यहाँ पे क्या करी आपने, क्वांटिटी डिमांडेड करी है, ये एक्स है, ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। तो यदि आपका इफ द प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड्स फॉल्स इट्स डिमांड, अगर कोई है आपकी इन्फीरियर गुड है तो उसके प्राइस पहले कितने थे, 10 थे, तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग उसकी 20 यूनिट खरीदते थे। कितनी खरीदते थे, 20 यूनिट खरीदते थे साधारणतः अगर बात करेंगे। लेकिन आपका क्या हो जाएगी, अगर आप लोग क्या खरीदने लगेंगे, इसके प्राइस इतने हो गए, 10 से 5 हो गए, तो हम लोगों ने क्या करा, इसकी यूनिट को और बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया, यूनिट को और बढ़ा दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्या, कि आपका जब इन्फीरियर एंड सुपीरियर गुड्स की बात करते हैं तो बेसिकली आपकी इनकम का मेजर रोल होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है, जिसकी जो आपके इन्फीरियर क्वालिटी के लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, उनको बढ़ा ही देंगे। यानी कि जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, अगर उनको चीज़ें सस्ती मिलने लगेंगी तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी इनकम क्या है, सेम इनकम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जो इन्फीरियर गुड थी उसके दाम में परिवर्तन आ रहा है, तो हमने क्या करी, उसकी यूनिट्स को बढ़ा दिया। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी राइस हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, डिमांड ऑफ कमोडिटी, बहुत सिंपल सा है, बोल रहे हैं क्या कि डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन, किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस बात पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आपके क्या, परचेजिंग विल, खरीदने की इच्छा, सेकंड है आपका परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की शक्ति, थर्ड है आपका टैक्स पॉलिसी यानी कि कर नीति, एंड फोर्थ है आपका एडवर्टीजमेंट यानी कि आपका विज्ञापन। तो ये बोल रहे हैं कि जब आपकी जो डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की, आपकी किसके ऊपर निर्भर करती है, कि आपके पास खरीदने की इच्छा है, कि आपके पास खरीदने की शक्ति है, कि आपकी कर की नीति है, या आपकी एडवर्टीजमेंट है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों की खरीदने की इच्छा बहुत कुछ होती है, लेकिन अगर हमारे पास सोर्स ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चीज़ें खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है, जो खरीदने की शक्ति होती है, पावर ऑफ क्या होती है आपकी, परचेजिंग होती है। अगर परचेजिंग पावर आपके पास नहीं है तो आपकी कितनी भी इच्छा उस प्रोडक्ट को क्या नहीं कर पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। तो आपका क्या था, इस पर बेसिकली जो आपका डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, परचेजिंग पावर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, इन द लॉ ऑफ डिमांड द स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट मीन्स, यानी कि जब आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है, जब मैं आपकी बात करती हूँ लॉ ऑफ डिमांड की, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे क्या होती है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होती है। इस प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बाद में हम लोग की अदर चीज़ें होती हैं कि बंदे की जो व्यक्ति है जो खर्च कर रहा है, या डिमांड है जिसकी हम सभी लोगों की, तो उनकी इनकम कैसी रहे, एज इट इज़ रहे, नॉर्मल रहे, उसमें इनकम में कोई भी फ्लक्चुएशन कांस्टेंट रहे, वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपकी इनकम, आपका जो सप्लाई है किसकी, आपके लेबर की, वो सबसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता, अदर थिंग्स रिमेन सेम ही होती हैं। और आपका क्या होता है, सिर्फ प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस होते हैं। तो आपका बोल रहा क्या कि इन द लॉ ऑफ डिमांड द स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट मीन्स, मांग के नियम में कौन से कथन या अन्य बातें इससे रहती हैं, का अर्थ है क्या। नंबर 1, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स शुड नॉट चेंज, पहली चीज उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो। सेकंड है आपका क्या, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स शुड नॉट चेंज, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन ना हो। थर्ड है आपका क्या, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, ठीक, यानी कि उपभोक्ता की रुचि में भी परिवर्तन ना हो। तो आपका क्या है, मैंने बोला क्या उसकी आय में परिवर्तन ना हो, ठीक है, बिल्कुल, उसकी आय से में क्या लेना देना है, आपकी डिमांड तो डिपेंड करेगी ना आपकी नीड के अकॉर्डिंग। देन आपका क्या है, अन्य वस्तुओं के दाम में परिवर्तन, अन्य वस्तुओं से क्या मतलब है, जब हमें अपनी ही चीज़ खरीदनी है। एंड थर्ड है आपका क्या, आपका रुचि में परिवर्तन ना हो, यानी कि आपका टेस्ट भी ना परिवर्तन हो, आपकी इनकम में भी ना चेंज आए, ना ही आपकी इंटरेस्ट में, या बोलेंगे क्या आपकी जो वस्तु है उसके दाम में भी परिवर्तन ना आए। तो ये आपका जो होगा इसमें ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी जो उपयुक्त हैं, जो भी आपके ऑप्शन हैं सारे के सारे कैसे हैं, उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, आपका बोल रहे हैं कि स्वेटर, फ्रेश एयर एक्सेट्रा आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक्स एज, यानी कि आपके समुद्री जल, स्वच्छ वायु को अर्थशास्त्र में क्या माना जाता है। पहली चीज़ गिफन गुड्स मानी जाती है। तो गिफन गुड्स के लिए हम लोग यहाँ पे तो अगर फ्रेश एयर की बात करेंगे या फिर स्वेटर की बात करेंगे तो आप लोग बोलोगे क्या ये ऐसी चीज़ें जो सबको फ्री में मिलती हैं। तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा, फ्री गुड्स होंगी, नैसर्गिक गुड्स होंगी, इनमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की नीड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन सप्लाई ऑफ लेबर, कि निम्नलिखित में से क्या आपकी लेबर की पूर्ति को, यानी कि श्रम की पूर्ति को अफेक्ट करता है या निर्धारित करता है। तो आप बोलोगे क्या, साइज एंड एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कि आपकी किस प्रकार की पॉपुलेशन है, उनका क्या आकार है। देन है आपका नेचर ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की प्रकृति कैसी है। एंड थर्ड है आपका क्या, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एंड फोर्थ है आपका क्या, वर्क लेजर आपका रेशियो। ठीक, तो जब बात करेंगे किसकी, आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन सप्लाई ऑफ लेबर, तो इसका आंसर क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सिंपली आप बहुत सारी यूनिट्स बढ़ाते हैं, लेकिन उन सारी की सारी यूनिट में से एक यूनिट को उत्पादित करने में जो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है, या आप उसको बोलते हो क्या, आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी बोलते हो, क्या बोलते हो, आपकी
आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोलते हो। यानी कि देखिएगा, अभी सिंपल से इसको समझिएगा, इसका भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ना है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि आपके पास एक तरफ लिखते हैं गुड, इधर लिखेंगे x, या फिर ऐसे समझ लीजिएगा, चार्ट समझ लीजिएगा, y है, यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, एंड यहाँ पे क्या है आपका प्राइस। ठीक, ये चीज़ें हमेशा से रहेंगी। और आपसे बोल रहे हैं क्या कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, किसी एक यूनिट को अभी तक हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, हमारे पास जितने भी सफिशिएंट, अब समझिएगा कि जितने भी हमारे पास सोर्सेज थे उन सारे के सारे सोर्सेज का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग किसी प्रोडक्ट को बना रहे थे, किसी कोई गुड को अंतिम या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर हमने क्या किया, हमारे उतने ही सोर्सेज से, उतने ही रिसोर्सेज से हमने एक अनदर यानी कि एक एक्स्ट्रा बना ली क्या, आपकी एक और यूनिट, तो उसको आप लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ यूनिट, जो कि आपका बोलेंगे कि ये डिटरमाइन नहीं करती आपकी किसकी, आपकी सप्लाई ऑफ लेबर की। लेबर तो आपका एज के ऊपर भी, कितनी एज है उसके आधार पर भी आप लोग क्या करते हो, लेबर वगैरह डिसाइड करते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या कि एंजल्स लॉ स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन, एंजल का नियम किसके मध्य संबंध को बताता है। एक आपका क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि किसी वस्तु की मांग की मात्रा और उसकी कीमत। सेकेंड ऑप्शन है आपका क्या, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, यानी कि उसकी क्वांटिटी में कितना डिमांड है और आपकी जो सब्सटीट्यूट है उसका प्राइस क्या है। देन है आपका क्या क्वालिटी डिमांडेड एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है। एंड फोर्थ है आपका क्या क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बिल्कुल आपका, जैसा कि मैंने बोला क्या कि जब आप एंजल्स लॉ की बात करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ने, जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है उस सैलरी बढ़ने के साथ साथ ऐसा नहीं होता कि आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, देखिए एक है डिमांड एंड अदर टॉपिक है या बोलेंगे आपका इनकम। तो जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती है ना। तो ये दोनों निर्भर करती हैं किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर एंड उसकी क्या इनकम के ऊपर। किसी प्रोडक्ट की अगर इनकम, किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ रही है तो ज़रूरी नहीं है उस बंदे का क्या होगा, आपका इनकम में ही परिवर्तन हुआ होगा। वो उस हिसाब से खर्च नहीं करता जिस हिसाब से वो पहले करता था, अगर उसकी इनकम कंपेरेटिवली ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये था आपका एंजल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या देखिएगा भाई, क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या, द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड इज, गिवन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है कैसा, अपवर्ड राइजिंग यानी कि ऊपर चढ़ती हुई, आपकी डाउनवर्ड फॉलिंग यानी कि नीचे की ओर गिरती हुई, आपकी पैरेलल टू द क्वांटिटी एक्सेस यानी कि मात्रा अक्ष के समानांतर, एंड आपकी पैरेलल टू द प्राइस एक्सेस यानी कि दाम अक्ष के समांतर। अब आप समझिएगा इस चीज़ को फिर से आराम से, इसी वाले में बता देते हैं, आपको ज़्यादा बनाने की टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो इधर आपकी क्या थी, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी, और आपकी गिवन गुड की बात करें तो आप लोग बोलोगे क्या, आपका गेहूं। ठीक, हम लोग ने क्या लिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, इस साइड में आपका क्या है, आपका प्राइस है, इधर आपकी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है गेहूं, या बोलिए अच्छा चलिए हम लोग चावल की ही बात करते हैं, राइस की ही बात करते हैं, या गेहूं की बात करते हैं, आशीर्वाद आटे की ही बात करते हैं। नॉर्मली जो हम लोग घर में आटा लेते हैं, तो जब गिवन गुड्स की बात होती है तो वैसे कैसी आपका आटा ही। ठीक, लेकिन आपका क्या है, जब पहले आपका आटा मिल रहा था कितने रुपए का, आपका 10 रुपीज़ पर केजी मिल रहा था, तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग लेते थे उसी आटे की 20 केजी। ठीक, जब 10 रुपये प्रति किलो आपका क्या मिल रहा था, आटा मिल रहा था, तो आपने क्या किया, 20 केजी चावल लेना, 20 केजी आटा लेना चालू कर दिया। लेकिन जैसे ही आपका क्या हुआ, वो 10 केजी से उसके दाम बढ़ा करके क्या कर दिए गए, उसके 20 केजी कर दिए गए। पर आपका किलो जो आटा मिलेगा वो 20 रुपये किलो मिलेगा। तो आपका क्या हुआ, जैसे ये दाम बढ़ जाते हैं तो इसकी क्वांटिटी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और आपने क्या कर दिया, 20 से 40 केजी लेना स्टार्ट कर दिया, कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया। तो अब खुद सोचिएगा कि यानी कि ये वो गुड्स होती हैं, अगर अभी तक हम खुला आटा ले रहे थे और अभी क्या कर दिया गया, उस खुले आटे को पैकेट में डाल के दे दिया गया, और उससे आपका क्या होता है, आपके एरिया में आपका स्टेटस स्ट्रांग होता है, स्टेटस सिंबल बन जाता है। तो इन प्रकार की गुड्स को क्या बोलते हैं, आपकी गिवन गुड्स बोलते हैं। और आपका क्वेश्चन में बोल रहा था क्या कि गिवन वस्तुओं के लिए मांग वक्र कैसा होगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसा है, अपवर्ड राइजिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। कैसा है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है, तो आपका कैसा है, अपवर्ड राइजिंग है ना, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, ऑल ऑफ द गुड्स विच आर स्केयर्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड। ठीक, यानी कि वे सभी वस्तुएं जो दुर्लभ हैं और जिनकी आपूर्ति सीमित है वो कहलाती हैं क्या, एक आपकी लग्जरी गुड्स, सेकेंड आपकी एक्सपेंसिव गुड्स, थर्ड है आपकी कैपिटल गुड्स, एंड फोर्थ है आपकी इकोनॉमिक गुड्स। ठीक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, आपकी बोल रहे हैं कि
वस्तुओं की आपूर्ति जो है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, सीमित है, आपूर्ति सीमित है और वो वस्तुएं बहुत ज़्यादा दुर्लभ हैं, तो लग्जरी आइटम तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि उनकी मार्केट में बहुत सारी रेंज होती है, लेकिन उसको खरीदने वाले बंदों की संख्या कैसी होती है, कम होती है। एक्सपेंसिव गुड्स भी नहीं बोल सकते आप बोलोगे कैपिटल गुड्स, आप बोलोगे इकोनॉमिक गुड्स। तो बेसिकली जो चीज़ बहुत कम मात्रा में है, ये आपके लिए, आप बहुत इकोनॉमिक्स लगाते हो, बहुत अर्थशास्त्र लगाते हो, जिसका बहुत वैल्यू है, तो इस प्रकार की गुड्स को आप लोग क्या बोलते हो, आपकी इकोनॉमिक गुड्स बोलते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इन अ केमिस्ट शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि क्या, कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो किसी दुकानदार की, जो केमिस्ट है उसकी दुकान में रखा हुआ है, तो वो किस प्रकार की वस्तु है, आपकी फ्री गुड है, फ्री में तो नहीं मिली, उसने पैसे दिए होंगे। सेकंड बोल रहा है कि आपकी फाइनल गुड है, अंतिम प्रोडक्ट है। थर्ड है आपका क्या, प्रोड्यूसर गुड है, यानी कि प्रोड्यूस जिसने किया उसकी गुड है। और फोर्थ है आपका क्या, कंज्यूमर्स गुड, कंज्यूमर की नहीं है, जिसने खरीदा उसकी गुड है, और वो कैसी गुड है, आपकी फाइनल गुड है, क्योंकि एक बार अगर फ्रिज आपके दुकान में आ गया तो अब उसमें और किसी प्रकार के रिपेयरमेंट की या कंस्ट्रक्शन की या किसी भी चीज़ की रिपेयरिंग की जरूरत नहीं होती, तो आपकी कैसी हो गई है, ये फाइनल गुड है, अंतिम प्रोडक्ट है, इसमें हम सामान डालेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब इसमें बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन नहीं करने होते हैं ना। फिर आता है आपका क्या, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज अ रिजल्ट ऑफ आ, यानी कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है। क्या उसमें परिवर्तन हो गया था, तो मैंने आपको बताया है, पहले ही लॉ है कि यूनिट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस वस्तु की इकाई कीमत। सेकंड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उस उपभोक्ता की आय। थर्ड है आपका टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता की रुचि। एंड फोर्थ है आपका क्या, क्लाइमेट ऑफ द रीजन, प्रदेश की जलवायु। जलवायु से कोई परिवर्तन नहीं है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपका टेस्ट जो है उस प्रोडक्ट का, जो आपकी चॉइसेस, आपका प्रेफरेंस है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, क्योंकि टेस्ट होने से कोई मतलब नहीं होता इफ वी डोंट हैव मनी। ठीक, देन है आपका क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय कितना है, अभी आय भी है उनके पास में, लेकिन आप क्या देखोगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि यूनिट प्राइस, आपकी एक यूनिट का कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये हम लोग बहुत इकोनॉमिकली सोचते हैं, कि बोलते नहीं है कि इकोनॉमिक क्लास में बैठते हैं, वो इकोनॉमिक क्लास में, ऐसा नहीं है, एरोप्लेन में जा रहे हैं, इकोनॉमी वाला होता है उसमें, ठीक, क्लास होती है, इकोनॉमी क्लास होती है, तो एरोप्लेन से ही सफर करना है, लेकिन हम रिजनेबली करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि उसकी लिमिटेड आपूर्ति है, सप्लाई लिमिटेड है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा खरीदने में लगे, ऐसा नहीं करते हम लोग। बहुत इकोनॉमिकली सोचते हैं कि क्या ये मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, कि हम लोग इसमें क्या करें, वेस्ट करें, तब जब हम लोग मिडिल क्लास है, या बोलेंगे अपर का लोअर मिडिल क्लास है। ठीक है, देन आपका क्या है क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा, उस वस्तु की इकाई कीमत हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड कार इज, कैसी होती है, अभी बताया था, आपकी इन्फिनाइट, अनंत होती है, पॉजिटिव धनात्मक होती है। थर्ड है आपका शून्य होती है, नेगेटिव में बोलेंगे आप लोग कैसी होती है, आपकी ऋणात्मक होती है। तो कौन सी है, आपका बात करें किसकी, आपके पेट्रोल एंड कार की। पेट्रोल एंड कार आपका कैसा हुआ, आपका समझ लीजिए, इधर है आपका क्या, प्राइस, और इधर आपकी क्या, क्वांटिटी डिमांड है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा आपने क्या, आपने लिखा पेट्रोल, एंड यहाँ पे लिखा क्या, आपकी कार। तो अगर प्राइस बोल रहे हैं किसके, पेट्रोल के, बढ़ जाएंगे, बोल रहे हैं क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ पेट्रोल एंड प्राइस। ठीक है, पेट्रोल के प्राइस जब आपके कितने थे, आपके 10 रुपये थे, तो आप लोग कितनी खरीदते थे यूनिट, आप लोग 15 यूनिट खरीद लेते थे। कितनी यूनिट खरीद लेते थे आप लोग, 15 यूनिट्स खरीद लेते थे। लेकिन जैसे ही आपके पेट्रोल के दाम कितने हो गए, आपके पेट्रोल के दाम हो गए 10 से बढ़कर के 20, तो आप लोगों ने क्या किया, आपने डिमांड कम कर दी, किसकी, आपकी परचेजिंग पावर की, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि आपकी कार की, तो वो कितनी हो गई, आपकी 5 हो गई। तो कैसा आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है आपका, नेगेटिव। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक, कैसी होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेंगे किसी एक प्रोडक्ट के, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगी। फोर्थ है आपका क्या, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस, यानी कि मांग का जो नियम है वो अभिव्यक्त करता है क्या, एक आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड, यानी कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव। फोर्थ सेकंड ऑप्शन है आपका क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स प्राइस, यानी कि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसकी कीमत पर प्रभाव, मांग में परिवर्तन का उसकी कीमत पर प्रभाव। थर्ड है आपका क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ओवर द सप्लाई ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट्स, यानी कि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थापन, यानी कि आपकी जो सब्सटीट्यूट होती है को आपूर्ति पर प्रभाव। एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है, सिर्फ प्राइस एंड डिमांड है, तो आपको क्या बोलेंगे, किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन होता है उसके सापेक्ष में, उसके रिस्पेक्ट में जो आपकी डिमांड में परिवर्तन होता है, यही मांग का नियम क्या करता है, आपका दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब क्या है, एक नया टॉपिक आया या नया स्लोप या कर्व आया, इसको आप लोग बोलोगे क्या, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट मूव्स, नंबर 1 अपवर्ड टू द राइट, सेकंड डाउनवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट, एंड
थर्ड है आपका हॉरिजॉन्टल एंड फोर्थ है आपका वर्टिकल। ठीक, तो आप समझना इस चीज़ को अच्छी तरीके से। आपकी एक्सेप्शनल गुड्स होते हैं, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि आप लोग ने, ये लास्ट ईयर की बात है, नवंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की बात है, कि आपका जो नमक था, बोला गया था कि जो नमक है वो कैसा हो जाएगा, नमक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया को नमक की सप्लाई नहीं हो रही है, हमारे पास समुद्र नहीं है तो हमारे सप्लाई नहीं हो रही है, हम पाकिस्तान से खरीदते हैं और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है तो आपके नमक नहीं मिलेंगे। क्या क्या बातें सोचते हैं लोग, ऐसे ऐसी चीज़ें आ रही थी। खुद दिमाग से सोचिए, कितना भी महंगा हो जाए नमक, हमें खाना तो इतना सही है ना। अगर हम घर में 4 या 7 बच्चे लोग हैं तो हम 4 या 7 लोग मिल करके जितनी ज़रूरत होगी उतने तो खरीदेंगे, इवन दो आपका नमक का रेट कितना भी बढ़ जाए। एक नमक का पैकेट कितना चल जाएगा, मैक्सिमम 2-3 महीने चल जाएगा, इतना तो ज़्यादा खाया नहीं जाता नमक। तो आप बोलोगे क्या कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कौन सा होता है, कि मान लीजिए जब आपको पता चले कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होने वाला है, महंगा होने वाला है, तो आप लोग क्या करते हो, उसकी ब्लैक होर्डिंग कर लेते हो, यानी कि सप्लाई है उसकी, लेकिन क्योंकि इन फ्यूचर आपका महंगा होने वाला है तो दुकान वाले क्या करते हैं, उसको रोक के रख लेते हैं अपने पास कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो इसके क्या होंगे, दाम बढ़ेंगे, तो अभी हम सस्ते में कीमत में क्यों बेचें, हम उसको फ्यूचर में ही कैसा करेंगे, महंगा बेचेंगे। तो उसमें क्या होता है कि मैंने आपका सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया है, किसका लिया है, आपका सॉल्ट का लिया है, और यहाँ पे क्या मैंने किया, प्राइस किया, एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड। नमक की बात हो रही है, जब नमक के रुपए थे, कितना रुपए का नमक आता था, जब 10 रुपए का नमक आता था तो हम लोग खरीदते थे कितनी, आपकी नमक की 5 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स खरीदते थे हम लोग, 5 यूनिट्स खरीदते थे जब नमक 10 रुपये का आता था। लेकिन किसी कारणवश आपको पता चला कि आपका जो प्राइस है किसके, नमक के या सॉल्ट के, आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले, तो हम लोग ब्लैक होर्डिंग कर लेते हैं एंड हम लोग उसके प्राइस, अगर आपके कितने हो गए, 10 से 20 हो गए, तो उसके हम लोग डिमांड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग 5 रुपये पर यूनिट ले रहे थे, 5 यूनिट्स ले रहे थे, अभी हमने क्या किया, हमने 15 यूनिट्स लेना चालू कर दिया। क्यों लेना चालू कर दिया, क्योंकि इन फ्यूचर में भी क्या होगा, इस सॉल्ट के, इस नमक के दाम बढ़ जाएंगे। तो जब अचानक से आपका क्या होता है, मांग बढ़ जाती है, तो आपकी बोलेंगे कि जो आपका डिमांड कर्व है वो कैसा जाएगा, बोलेंगे अपवर्ड जाएगा। कहाँ पे जाएगा, आपका अपवर्ड जाएगा, यानी कि अपवर्ड टू द राइट, यानी कि नीचे से जा रहा है, कहाँ पे, ऊपर राइट की तरफ जा रहा है, अपवर्ड टू द राइट जाएगा। कब है, किसमें, आपका एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, यानी कि क्या होता है, जब आपको पता होता है कि इस चीज़ का हमारे पास ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, इवन दो अगर उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप उसकी मात्रा को पहले से क्या करने लगते हैं, ज़्यादा खरीदने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड 17 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहे हैं क्या कि इफ़ 2 कमोडिटीज़ आर कॉम्प्लीमेंट्स देन देयर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज। अभी आपने पढ़ा था किसके बारे में, आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि आपका पेट्रोल थी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड कार, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें पेट्रोल एंड कार आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एंड आपका क्वेश्चन जो 17 है बोल रहा है कि इफ 2 कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पेट्रोल एंड कार को ही ले लेंगे, देन देयर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, आपकी उसमें कैसी आई थी, आपकी उसमें नेगेटिव आई थी, तो आपकी वो कैसी हो जाएगी, इसकी भी नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट है क्या, 18 नंबर क्वेश्चन है कि अ वांट बिकम्स अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज़ बैक्ड बाई द, यानी कि आपकी जो एक वांट यानी कि चाहत होती है वो किसमें, आपकी किसी भी चीज़ की जो डिमांड होती है, जो वांट होती है वो जब वो डिमांड बन जाती है कि मतलब नीड है हमारी, लेकिन अभी क्या बन गई, वो हमारा डिज़ायर बन गया कि हमें डिमांड करनी है, हमें चाहिए, वो चाहिए। तो इसमें क्या निर्भर करता है कि आपके पास एबिलिटी है किसको खरीदने की, इस प्रोडक्ट को, यानी कि अभी तक वो आपकी ज़रूरत थी, लेकिन अभी क्या हो गई, आपकी वो डिमांड बन गई है, मांग हो गई कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो आप बोलोगे क्या कि जब तक आपके पास एबिलिटी टू परचेज नहीं है तब तक आप उस चीज़ को खरीदोगे नहीं। आपका फर्स्ट ऑप्शन था इसलिए मैंने बोल दिया, अदरवाइज नेसेसिटी टू बाय है सेकंड ऑप्शन, थर्ड है डिजायर टू बाय है, एंड फोर्थ है आपका क्या, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सभी यूटिलाइज कर लिए जाते हैं सभी के द्वारा, जब नहीं किया तो खरीदे भी नहीं जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इट आउट टू बी, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू आपकी कौन सी इकोनॉमी, आपकी है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सेकंड है आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, थर्ड है आपकी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, एंड फोर्थ है आपकी फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, देखिए भाई है क्या कि ये आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, कौन सी है, आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमी है, यानी कि जो चीज़ें होनी है वो होनी है, आप उसके साथ में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ वॉट इट आउट टू बी, यानी कि जो है इकोनॉमिक्स वो होगा ही होगा, ये आपके जो बाजार के नियम लगाए गए ये ऐसे ही नहीं लगाए, तो ये कैसी होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर आपका क्या, लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाइज दैट व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड ऑफ अ कमोडिटी या फॉर अ कमोडिटी, देन जब किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइस जो डिमांड होती है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सेस डिमांड हो जाती है, तब क्या प्रभाव पड़ेगा, नंबर 1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, सेकंड है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स द सेम, एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। यानी कि 4 चीज़ें बोली हैं कि यदि किसी आपकी क्या है, आपकी डिमांड के लॉ के नियम के आधार पे जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या डिमांड आपकी कैसी हो जाती है,
डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप लोग क्या करोगे, उसकी प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है। देन आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन द सेम, ऐसा कुछ नहीं होता, डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस भी वैसे होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक ना। थर्ड है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, ये थोड़ी होता है कि अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस राइजेस हो जाएंगे, तो ठीक है, पहले आपका क्या होता है कि डिमांड जब बढ़ती है तब प्राइस बढ़ाए जाते हैं, पहले से प्राइस बढ़ा के नहीं रखे जाते हैं, है ना। फिर आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड टू ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, 21 है आपका क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, आप सभी लोग को पता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कौन सी होती है, द प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय, सभी को पता है किसके द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, सेकंड है आपका गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा, थर्ड है आपका बायर्स इन द मार्केट के द्वारा, एंड फोर्थ है आपका सेलर्स इन द मार्केट के द्वारा, ठीक। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पूरी की पूरी आपकी अदृश्य हाथ पे यानी कि इनविजिबल हैंड पे निर्भर कर रही थी, यानी कि बाजारवादी थी, ये मार्केट बेस्ड थी, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, उसके प्राइस कमोडिटी के चेंज होते हैं एंड डिटरमाइन भी होते हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 22 है क्या, if the price of Pepsi decreases relative to the price of Coke and 7up the demand for, यानी कि यदि पेप्सी की कीमत कोक तथा 7up की कीमत की तुलना में घट जाए,